सभी बहनों और भाइयों को राम राम। और आप जो है लॉ IQ चैनल देख रहे हो और इसमें हम हमेशा लॉ से संबंधित अपडेट डालते रहते हैं। तो आज जो है हर सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में एक साथ सुप्रीम कोर्ट के केसेस को हम एक वीडियो के माध्यम से लाते हैं, जिसमें केस का नाम और उस केस में क्या कहा गया था वो बताया जाता है। तो ऐसे ही आज जो है 29 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में पूरे वीक में जो भी राउंड अप हुए हैं उन केसों में कौन कौन से केस में जजमेंट आया है, क्या क्या ऑर्डर आए हैं, उन पे हम जो है एक नजर मारेंगे और केस का नाम साथ में बताएंगे क्या है, ताकि अगर मान लो आपके किसी भी केस से संबंधित या आपको देखना है कि उसकी डिटेल में, तो उस केस को आप गूगल पे टाइप करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक केस है आया है, उसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, यानी कि अगर किसी का कब्जा प्रतिकूल है उसके आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग की जा सकती है। तो अगर किसी का प्रतिकूल कब्जा है तो उसके आधार पर स्वामित्व की मांग की जा सकती है, ये कहा गया था। केस है, इस केस में जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में एक केस है जिसके बिहाफ पर ये कहा है 2019 का, रविंद्र कौर बनाम मंजीत कौर, 2019 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि प्रतिकूल, ये बात पहले रविंद्र कौर बनाम मंजीत कौर के केस में भी कही गई थी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिकूल कब्जे की दलील के आधार पर स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा क्या कर सकता है, वादी द्वारा दायर किया जा सकता है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जो हाई कोर्ट ने निष्कर्ष दिया था उनको पलटते हुए इन्होंने क्या कहा है कि रविंद्र कौर बनाम मंजीत कौर के फैसले का इन्होंने जिक्र किया और हाई कोर्ट के जो निष्कर्ष था उसको उलट दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा है, खंडपीठ ने कहा है कि यह कानून की स्थिति स्थापित है कि वादी प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व की घोषणा की मांग कर सकता है। यानी कि जो वादी है, अगर किसी का कब्जा प्रतिकूल है तो उससे संबंधित वो स्वामित्व की मांग कर सकता है। दूसरा हम देखेंगे, अगर डीड के 2 खंडों में प्रतिकूलता है, यानी कि कोई डीड है और उस डीड के 2 खंडों में आपस में प्रतिकूलता है, तो पहले वाला खंड बाद वाले खंड पर प्रबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई डीड है पहले और फिर बाद में बनी, तो दोनों के जो खंड है उनके बीच में कोई प्रतिकूलता है, यानी कि दोनों में वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जिससे बाद वाले खंड पहले वाले खंड द्वारा बनाए गए बाध्यता को पूरी तरह से नष्ट करता है। यानी कि जो बाद में कोई खंड बना दिया है और वो पहले वाले को क्या कर रहा है, बाध्यता को पूरी तरह से खत्म करता है, तो बाद वाले खंड को पहले वाले खंड के प्रतिकूल मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए और पहले वाले खंड जो है प्रबल होगा, यानी कि माना जाएगा। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को जो उन्होंने निर्णय दिया था, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी डीड के पहले कहा कि किसी डीड के पहले और बाद के खंडों में सामंजस्य नहीं किया जा सकता, यानी कि आपस में उनमें सामंजस्य नहीं बना रहेगा। जो किसी डीड या अनुबंध का अर्थ निकालते समय पहले वाले खंड बाद वाले खंड पर प्रबल होगा, यानी कि जो पहले कोई खंड है उसको मान लिया जाएगा, बाद वाले को नहीं माना। यानी कोई एक डीड बनी, उस डीड में 2 खंड है, 2 खंड अपने आप में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो जो पहले वाला खंड है उसको मान लिया जाएगा, तो सेकंड वाले को नहीं माना जाएगा। और ये कहा गया था, केस का नाम भरत शेर सिंह कलसिया बनाम बिहार राज्य 2024। उसके बाद में थर्ड हम देखते हैं कि आर्टिकल 30 का परीक्षण ये नहीं है कि अल्पसंख्यक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 30 का परीक्षण ये नहीं है कि जो अल्पसंख्यक है खुद की संस्था का प्रशासन करे। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये आर्टिकल 30 है क्या। ये आर्टिकल 30 कहता है कि
आर्टिकल सबसे पहले तो हम देख रहे हैं आर्टिकल 30 क्या है। तो आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थान की जो स्थापना, अगर कोई भी शिक्षा संस्थान है उसकी स्थापना और उसका जो प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी शिक्षा जो संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनका वो प्रशासन कर सकते हैं। यानी जैसे का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो उसमें जो है ये क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थान है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 8 दिन तक इसका जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसको अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई के अंतिम दिन, यानी कि ये सुनवाई 8 दिन चली। पीठ और याचिकाकर्ता यह देखने पर विचार कर रहे थे कि क्या 1981 के संशोधन अधिनियम ने एएमयू की स्थिति को, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थिति को 1951 से पहले की तरह बहाल कर दिया या नहीं। क्या संशोधन जो है आधे अधूरे मन से किया गया था। 1981 के अधिनियम में एएमयू अधिनियम की धारा, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम की धारा 2L में संशोधन करते हुए कहा गया था कि जो विश्वविद्यालय का अर्थ है भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का शिक्षा संस्थान है। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो अधिनियम है उसकी धारा 2L में संशोधन करा और उस संशोधन में ये कहा गया कि जो विश्वविद्यालय है, अब विश्वविद्यालय का अर्थ क्या है कि भारत के जो मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का शैक्षिक संस्थान है, जिसकी उत्पत्ति मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि अलीगढ़ के रूप में हुई थी और जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद में एक और भी इसी से संबंधित आया था, ये था सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रखा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 7 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। 8 दिन तक दोनों पक्षों की दलील सुनी उन्होंने और इसमें यह कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले में उत्पन्न संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। 2006 में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था जिसके ऊपर ये सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट। उक्त फैसले में कहा गया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। उसमें इस उक्त फैसले में क्या कहा गया था कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये जो है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में क्या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को भी, तीसरा क्वेश्चन इसमें था कि क्या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले की सुनवाई के 7 दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी कि 31 जनवरी को इस बात पर चर्चा की कि क्या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। यानी कि ये कैसा है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, यानी कि यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय महत्व की है। तो इसमें क्या कहा कि संविधान की सूची 1 की प्रविष्टि के 63 के अनुसार क्या है, एएमयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि जैसी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। तो केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो अर्थात जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसको जो है अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि संस्थान समाज के कई वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। अगर हम इसको अल्पसंख्यक दर्जे में रखते हैं, सरकार का कहना है कि अगर हम इसे अल्पसंख्यक दर्जे में रखते हैं तो संस्थान से समाज के कई वर्ग क्या है इससे बाहर हो जाएंगे। SC, ST, OBC श्रेणी के लिए आरक्षण को बाहर कर देंगे, क्योंकि अगर मान लो इसको अल्पसंख्यक वर्ग में मान लिया जाएगा तो इसमें आरक्षण भी उन्हीं को मिलेगा। तो जो SC, ST है और OBC है वो आरक्षण से बाहर हो जाएगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने मंगलवार को तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व की संस्था का एक राष्ट्रीय ढांचा होना चाहिए। तो ये जो है अलीगढ़ एएमयू यूनिवर्सिटी का जो है ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर थे।
और उसके बाद में हम देखेंगे 5th केस, नहीं 6। इस प्रकार जो है कम से कम है 22 है जो सुप्रीम कोर्ट के 10 दिन के जो है जजमेंट है और ऑर्डर्स हैं। तो हम इन्हें 2 पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस प्रकार अब हम देखेंगे 6 वाला। छठा है, इसमें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार के बारे में संतुष्टि दर्ज कराने के बाद ही मजिस्ट्रेट को आरोपों को सम्मन करना चाहिए। जो 6 मामला है ये है सचिन गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। केस का नाम है सचिन गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार के बारे में संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही पर्याप्त आधारों के बारे में संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन करना चाहिए। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उनको तभी आरोपी को समन करना चाहिए जब वो पर्याप्त आधार हो और उससे संतुष्ट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को सम्मन आदेश जारी करते समय आकस्मिक तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। सम्मन जारी करते समय मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की रिकॉर्डिंग गुप्त तरीके से नहीं होनी चाहिए, बल्कि तभी होनी चाहिए जब आरोपी से प्रथम दृष्टा मामला बनता हो। जस्टिस बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि जो सम्मन है जारी करते समय मजिस्ट्रेट से विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है। उसको विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट को इस बात की संतुष्टि भी दर्ज करनी चाहिए कि कार्यवाही के लिए किसी मामले में पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर पर्याप्त आधार है और वो संतुष्ट है तो तभी वो जो है अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट क्या करे, आरोपी को सम्मन करे। सचिन गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामले में ये बात कही गई। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्राधिकरण के प्रभावी कामकाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पर्यावरण प्राधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये TN गोदावरण बनाम भारत संघ के केस में TN गोदावर्मन तिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में ये जो है कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नियमित ऑडिट जरिए भारत के पर्यावरण संसाधन पर कानून के पर्यावरणीय नियम को स्थापित करने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह प्रतिपादित किया कि उन्हें पर्यावरण निकायों और अधिकारियों और नियमों को वनों, वन्यजीव और पर्यावरण परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत 6 सितंबर 2023 को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की मंजूरी देते हुए पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के विषय को कवर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की निगरानी और उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या किया, एक स्थायी निकाय के रूप में केंद्र सरकार प्राप्त समिति CEC का गठन करते हुए कई निर्देश जारी किए। यानी कि इसके लिए क्या किया गया, केंद्र सरकार द्वारा एक समिति CEC का गठन किया और उस पर निर्देश दिए। उसके बाद में संसद की शक्तियों को कमजोर ना करे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्तियों को कमजोर ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने AMU ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही सुनवाई का ये वो है। उसके बाद में बाकी हम जो है सेकंड पार्ट में देखेंगे, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी जो केसेस हैं 10 केस बचते हैं, 10 को हम बाद में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें, और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जैसे ये वीडियो डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। धन्यवाद।